अच्छा, आज एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी अपनी नहीं है, भुवनेश्वर की कहानी है। भेड़िए। भेड़िया क्या है? खारू ने बंजारे से कहा। मैं अकेला पनेठी से एक भेड़िया मार लेता हूँ। मैंने उसका विश्वास कर लिया। खारू किसी चीज से नहीं डर सकता, और हालांकि 70 के आसपास होने और एक उम्र की गरीबी के सबब से वो कुछ बुझा सा देख पड़ता है, पर तब भी उसकी ऐसी बातों का उसके कहने के साथ ही यकीन करना पड़ता था। उसका असली नाम शायद इफ्तिखार था या कुछ ऐसा ही था। उसका लघुकरण खारू बिल्कुल सही चस्पा होता था। उसके चारों ओर ऐसी ही दुरूह और दुर्भेद्य कठिनता थी। उसकी आंखें ठंडी और जमी हुई थी, और घनी सफ़ेद मूंछों के नीचे उसका मुंह इतना ही अमानुषीय और निर्दयी था जितना एक चूहेदान। जीवन से वो निपटारा कर चुका था। मौत उसे नहीं चाहती थी, पर तब भी वो समय के मुंह पर थूक कर जीवित था, तुम्हारी भली या बुरी राय की परवाह किए बिना भी। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, और अपने निर्दयी कटु सत्य से मानो यह दिखला देना चाहता था कि सत्य कितना ऊसर और भयानक हो सकता है। खारू ने मुझसे यह कहानी कही थी। उसका एक ठोस तरीका और गहरी बेसरोकारी जिससे उसने यह कहानी कही मैं शब्दों में नहीं लिख सकता, पर तब भी मैं ये कहानी सच मानता हूँ, इसका एक एक लफ्ज़। मैं किसी से नहीं डरता, हाँ सिवा भेड़िए के। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, खारू ने कहा। एक भेड़िए से नहीं, दो चार नहीं, भेड़ियों का झुंड, 200 300, जो जाड़े की रातों में निकलते हैं और सारी दुनिया की चीज़ें जिनकी भूख नहीं बुझा सकती, उनका उन शैतानों की फौज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अकेला भेड़िया कायर होता है, ये झूठ है। भेड़िया कायर नहीं होता, अकेला भी वो सिर्फ चौकन्ना होता है। तुम कहते हो लोमड़ी चालाक होती है, तो तुम भेड़ियों को जानते ही नहीं। तुमने कभी भेड़िए को शिकार करते देखा है? किसी का, बारहसिंगे का? वो शेर की तरह नाटक नहीं करता, भालू की तरह शोखी नहीं दिखाता। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा गेंद सा कूद कर उसकी जांघ में गहरा जख्म कर देता है, बस। फिर पीछे, बहुत पीछे रहकर, टपकते हुए खून की लकीर पर चलकर वहां पहुंच जाता है जहां बारहसिंगा कमजोर होकर गिर पड़ा है। यहाँ उचक कर एक क्षण में अपने से तिगुने जानवर का पेट चाक कर देता है और वहीं चिपक जाता है। भेड़िया बला का चालाक और बहादुर जानवर है। वो थकना तो जानता ही नहीं। अच्छे पहिया बैल हमारे बंजारी गड्ढों को घोड़ों से तेज ले जाते हैं। जब उन्हें भेड़ियों की बू आती है तो भागते नहीं, उड़ते हैं। लेकिन भेड़िए से तेज कोई चार पैर का जानवर नहीं दौड़ सकता। सुनो, मैं ग्वालियर के राज से आइन में आ रहा था। इसमें ऐसा ही लिखा है तो मैंने पढ़ दिया। अजीब सर्दी थी और भेड़िए गोलों में निकल पड़े थे। हमारा गड्ढा काफ़ी भारी था। मैं, मेरा बाप गिरस्ती और 3 नटिनियाँ, 15-15, 16 साल की। हम लोग उन्हें पछाह लिए जा रहे थे। किस लिए? मैंने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुजरा करने के लिए? अरे बेचने के लिए। और किस मसरफ की हैं? ग्वालियर की नटनियाँ छोटी छोटी गदगदी होती हैं और पंजाब में खूब बिक जाती हैं। ये लड़कियाँ होती तो बड़ी चोखी हैं, पर भारी भी खूब होती हैं। हमारे पास एक तेज़ बंजारी गड्ढा था और 3 घोड़ों से तेज़ भागने वाले बैल। हम लोग तड़क ही चल दिए थे। दिन ही दिन में हम आगे जाने वाले साथियों से मिल जाना चाहते थे। वैसे डर के लिए हमारे पास 2 कमान और एक टोपीदार बंदूक थी। बैल हौसले से भाग रहे थे और हम लोग 20 मील निकल आए थे कि बड़े मियाँ ने घूम कर कहा, खारे भेड़िए हैं। मैंने तेजी से कहा, क्या कहा? भेड़िए हैं? होते तो बैल न चौंकते? बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, भेड़िए ज़रूर हैं। खैर, वो हमसे 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल थक चुके हैं, लेकिन हमें 50 मील और जाना है, बूढ़े ने कहा। और मैं इन भेड़ियों को जानता हूँ। पार साल इन्होंने कुछ कैदियों को खा लिया था
और बेड़ियों और सिपाहियों की बंदूकों के सिवा कुछ ना बचा। बंदूक भर लो। मैंने कमानों को तान के देखा। बंदूक तोड़ी, सब ठीक था। बारूद की नई पोंगली भी निकाल के देख ले, मेरे बाप ने कहा। बारूद की पोंगली? मैंने कहा, मेरे पास तो पुरानी ही वाली है। तब बूढ़े ने मुझे गालियां देनी शुरू की। तू ये है, तू वो है। मैंने पूरा गड्ढा उलट डाला, पर नई पोंगली कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने भी सब टटोला। तू झूठ बोलता है, तू भेड़िए का औलाद। मैंने तुझे नई पोंगली दी थी, पर वो बारूद यहाँ कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने मेरी पीठ पर कोहनी मारते हुए कहा, शहर पहुंचकर तेरी खाल उधेड़ दूंगा, शहर पहुंचकर। और इसी वक्त अचानक बैल एकदम रुककर पूंछ हिलाकर जोर से भागे। मैंने सुना, मीलों दूर एक आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे खंडरों में आंधी गुजरने की आती है। हवा। मैंने सहम कर कहा। भेड़िए, मेरे बाप ने नफरत से कहा, और बैलों को एक साथ किया। पर उन्हें मार की जरूरत नहीं थी। उन्हें भेड़ियों की बू आ गई थी और वे जी तोड़कर भाग रहे थे। मैंने एक छोटे से काले धब्बे को हरकत करते देखा। उस सैकड़ों मील के चपटे रेगिस्तानी बंजर में तुम मीलों की चीज देख सकते हो, और दूर पर उस काले धब्बे को बादल की तरह आते मैं देख रहा था। बूढ़े ने कहा, जैसे ही वो नजदीक आ जाए मारो। एक भी तीर बेकार खाया तो मैं कलेजा निकाल लूंगा। और तब उन 3 लड़कियों ने एक दूसरे से चिपट कर टीसुए बहाना शुरू किया। टीसुए यानी आंसू। चुप रहो, मैंने उनसे कहा। तुमने आवाज निकाली और मैंने तुम्हें नीचे ढकेला। भेड़िए बढ़ते चले जा रहे थे। हम लोग भूरी पथरीली धरती पर उड़ रहे थे, पर भेड़िए। बूढ़े ने लगामें छोड़ दी और बंदूक संभाल कर बैठा। मैंने कमान संभाली। मैं अंधेरे में उड़ती हुई मुर्गाबियों का शिकार कर सकता था, और मेरा बाप, वो तो जिस चीज पर निशाना ताकता था, अल्लाह उसे भूल जाता था। कोई 400 गज पर मेरे बाप ने आगे वाले भेड़िए को गिरा दिया। धाएं। उसने नटों की तरह एक कलाबाजी खाई और फिर दूसरी, बिल्कुल नटों की तरह। बैल पागल होकर भाग रहे थे। हवा में उनके मुंह का फेन उड़कर हमारे मुंहों के पर मेह की तरह गिरता था, और वे रंभा रहे थे जैसे बंजारी ने ब्याहने वाली भैंसों की नकलें करती हैं। पर भेड़िए नजदीक आते जा रहे थे। गिरे हुए भेड़ियों को वे बिना रुके खा लेते थे। वे उनके ऊपर तैर जाते थे। इसमें ऐसा ही लिखा है, तो मैंने पढ़ दिया। मेरे बाप ने मेरे कंधे पर बंदूक की नली रख ली थी। धाएं धाएं। मेरी गर्दन पर अब तक जले के दाग हैं। मैंने भी 16 तीरों से 16 ही भेड़िए गिराए। बूढ़े ने 10 मारे थे, पर तब भी वो गोल बढ़ता ही आता था। बंदूक ले ले, उसने कहा। मैं बैलों को देखूंगा। उसका ख्याल था कि बैल उससे भी तेज भाग सकते हैं, पर उसका यह ख्याल गलत था। दुनिया में कोई भी बैल उससे तेज नहीं भाग सकते थे। मैं बंदूक का निशाना खूब लगाता था, पर वो देसी जंग लगी बंदूक। खैर, वो लड़की उसे 5 मिनट में भर देती थी। बांदी अच्छी लड़की थी। वो बंदूक भरती थी, मैं निशाना मारता था, अचूक। मैंने 10 और गिराए। धाएं धाएं। जब सब बारूद खत्म हो गई तो भेड़िए भी कुछ हारे से मालूम होते थे। मैंने कहा, अब वे पिछड़ गए। बूढ़ा हंसा। वो इतनी सी बात से नहीं पिछड़ सकते, पर मैं मरते मरते कह चलूंगा कि 7 मुल्क के बंजारे में खारे सा खरा निशानेबाज नहीं है। मेरा बाप बुढ़ापे में बड़ा हसोड़ हो गया था। हाँ, तो भेड़िए कुछ पीछे रह गए थे, उन्हें कुछ खाने को मिल गया था। सब चट बैलों पर कोड़ा बोल रहा था। 5 मिनट बाद ही उन्होंने फिर हमारा पीछा शुरू किया। वे हमसे 200 गज पर रह गए होंगे और बढ़ते ही आते थे। मेरे बाप ने कहा, सामान निकाल कर फेंको, गड्ढा हल्का करो। एक बारगी ठोकर खाकर गड्ढ चकरा कर चला। पूरे बंजारों में यह गड्ढ अफसर था, और सब सामान फेंक कर हमने उसे फूल सा हल्का कर दिया था। और कुछ देर तो हम भेड़ियों से दूर निकलते हुए मालूम होते थे, पर तुरंत ही वे वापस आ गए। बड़े मियाँ ने कहा, अब तो एक बैल खोल दो। क्या? मैंने कहा, 2 बैल गड्ढ खींच ले जाएंगे? उसने कहा, अच्छा, तब एक नटीनिया फेंक दूँ। मैंने उन 3 में से मोटी को उठाया और गड्ढे के बाहर झुला कर फेंक दिया। हाँ, ग्वालियर की वो नटीनिया। उसके दांत लगा दो तो वह भी भेड़िए का मुकाबला कर ले।
पहले तो वो भागी, पर यह जानकर कि भागना बेकार है घूम कर खड़ी हो गई और सामने वाले भेड़िए की टांगें पकड़ ली। पर इससे भी क्या फ़ायदा था। एकदम वो नज़र से ओझल हो गई, जैसे किसी कुएं में गिर पड़ी हो। गड्ढे हल्का होकर और आगे बढ़ा, पर भेड़िए फिर लौट आए। दूसरी फेंको, बड़े मियाँ ने कहा। पर अब की मैंने कहा, आखिर क्या हम लोग सैर करने के लिए मारे मारे फिरते हैं? एक बैल न खोल दो। मैंने एक बैल खोल दिया। वो पीठ पर पूंछ रखकर चिंघाड़ता हुआ भागा और गोल उसके पीछे मुड़ गया। मेरे बाप की आंखों में आंसू भर आए। बड़ा असील बैल था, बड़ा असील बैल था। वो बुदबुदा रहा था। हम बच तो गए, पर तभी गोल वापस आ गया था। आज कयामत का दिन है, मैंने कहा और बैलों को इतना भगाया कि मेरी हथेली से खून छलछला आया। पर भेड़िए पानी की तरह बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे बैल मर के गिरना ही चाहते थे। दूसरी लड़की भी फेंको, मेरे बाप ने चीख कर कहा। इन दोनों में बांदी भारी थी और कुछ सोचकर कांपते हाथों से वो अपनी चांदी की नथनी उतारने लगी थी। मैंने शायद बताया नहीं, मुझे वो कुछ अच्छी भी लगती थी, इसीलिए मैंने दूसरी से कहा, तू निकल। पर उसको तो जैसे फाजिल मार गया था। मैंने उसे गिरा दिया और वह जैसी गिरी थी वैसी ही पड़ी रही। गड्ढा और हल्का हो गया था और तेज दौड़ने लगा। पर 5 ही मील भेड़िए फिर वापस आ गए। बड़े मियाँ ने गहरी सांस ली, माथा पीट लिया। हम क्या करें? भीख मांग के खाना बंजारों का दीन है। हम रईस बनने चले थे। मैंने बांदी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। मैंने कहा, तुम खुद कूद पड़ोगी या मैं तुम्हें ढकेल दूं? उसने चांदी की नथ उतार कर मुझे दे दी और बाहों से आंखें बंद कर कूद पड़ी। गड्ढा बिल्कुल हवा से उड़ने लगा। वह पूरे बंजारों में गड्ढों का अवसर था, पर हमारे बैल बेहद थक गए थे और बस्ती तक पहुंचने के लिए अब भी 30 मील बाकी थे। मैं बंदूक के खूंदे से मार रहा था, पर भेड़िए फिर लौट आ गए थे। मेरे बाप के मुंह से पसीना टपकने लगा। लाओ दूसरा भी बैल खोल दे। मैंने कहा, ये मौत के मुंह में जाना है। हम लोग दोनों मारे जाएंगे। हमें या तुम्हें किसी को तो बचना ही चाहिए। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं कूद पड़ूंगा। मैंने कहा, हिरास मत होना, मैं जिंदा रहा तो एक एक भेड़िए को काट डालूंगा। तू मेरा असील बेटा है, मेरे बाप ने कहा और मेरे दोनों गाल चूम लिए। उसने अपने दोनों हाथों में बड़ी बड़ी छुरियां ली और गले में मजबूती से कपड़ा लपेट लिया। रुको, उसने कहा, मैं नए जूते पहने हूँ और इन्हें 10 साल पहनता, पर देखो तुम इन्हें मत पहनना। मरे हुए आदमियों के जूते नहीं पहने जाते, तुम इन्हें बेच देना। उसने जूते खींचकर गड्ढे पर फेंक दिए और भेड़ियों के बीच कूद पड़ा। मैंने पीछे घूमकर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर में उसे चिल्लाते सुन रहा था, ये ले, भेड़िए की औलाद, भेड़िए की औलाद। और फिर चट चट चट, मैं किसी तरह भेड़ियों से बच गया। खारू ने मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा और जोर से हंसा, फिर खखार कर बहुत सा जमीन पर थूक दिया। मैंने दूसरे ही साल उनमें से 60 भेड़िए और मारे, खारू ने फिर हंसकर कहा, और उसके साथ ही उसकी आंखों में एक अनहोनी कठिनता आ गई और वो भूखा नंगा उठकर सीधा खड़ा हो गया। कहानी समाप्त। आखिर ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है? पर उसके साथ ही उसकी आंखों में एक अनहोनी कठिनता आ गई और वो भूखा नंगा उठकर सीधा खड़ा हो गया। क्यों क्यों खड़ा हुआ वो? क्या मतलब है इस लाइन का? पता नहीं। तो ये थी भुवनेश्वर की कहानी भेड़िए। बहुत ही खतरनाक कहानी थी ये।